Hello everyone, welcome to online physics coaching by Amit Patel, class 11, chapter number 3, motion in a straight line. Lecture number 3.1, introduction, mechanics, point object, types of motion of a body. तो ये सारे टॉपिक हमें आज के लेक्चर में डिस्कस करने हैं, ठीक है। चलो आप अभी मैं बता दूं कि ये थर्ड यूनिट क्यों मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी जो नई 11th की बैच स्टार्ट की है, ठीक है, तो उनका थर्ड यूनिट तक मैं पहुंच गया, तो उनका थर्ड है और एक सेकंड का भी चालू है। तो सेकंड एंड थर्ड यूनिट दोनों यहाँ पे मैं पैरेलल चालू रखूँगा, ठीक है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो देखो, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और इनसे ही नेक्स्ट वाली यूनिट है मोशन इन अ प्लेन। तो वन डायमेंशन में जब भी आपकी मोशन होगी, मोशन तो आपको पता है ना कि मोशन का मतलब क्या होता है, कि आपकी ऑब्जेक्ट में आपकी ऑब्जेक्ट अगर विथ टाइम पीरियड अपनी पोजीशन चेंज करे। अगर मैं बोलूँ कि एक कार है, कार यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, इनिशियली थोड़े टाइम के बाद वो यहाँ पे आ गई, तो देखो विथ टाइम पीरियड विथ ऑब्जर्वर ये अपनी पोजीशन क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो हम बोल सकते कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, मोशन में। अभी दो मोशन होगी, मोशन इन अ लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन, और दूसरी होगी मोशन इन अ प्लेन। तो अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूँ कि आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है ना, कि ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है, आपकी वाई एक्सिस है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स के डायरेक्शन में ही आगे जाए, सेम सीधी डायरेक्शन में, तो ये क्या होगी, इनकी एक ही कोऑर्डिनेट्स चेंज होगी विथ टाइम। कौन सी, एक्स वाली। और देखो यहाँ पे x1 0 बनेगा, ठीक है, यहाँ पे x2 0 बनेगा, ठीक है, x3 0 बनेगा। तो एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो ना, तो वो कौन सी मोशन होगी, इन स्ट्रेट लाइन वाली। सेम वैसे ही y की डायरेक्शन में जाए तो वो भी एक सीधी लाइन में होगी। लेकिन अगर ये प्लेन के अंदर जाए, एक्स वाई प्लेन के अंदर आपकी ऑब्जेक्ट मूव करे, तो उनकी दोनों कोऑर्डिनेट्स वहाँ पे चेंज होगी, एक्स एंड वाई। तो ये क्या होगी, मोशन इन अ प्लेन होगी, ठीक है। और थ्री डायमेंशन में जाओ तो वहाँ पे आपकी थर्ड कोऑर्डिनेट्स भी चेंज होगी, तो वो क्या होती है, मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। हमें कौन सी मोशन के बारे में बात करना है, ये वाली मोशन, सीधी लाइन में या तो अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन जो होगी, उनकी बात हमें यहाँ पे करनी, ये वाले यूनिट के अंदर। ओके, चलो तो स्टार्ट करते फ्रॉम दी बिगिनिंग। तो यहाँ पे आपको ना अलग अलग मोशन के बारे में बोला है, ठीक है। आप साइकिल लेके जाते हो, आप दौड़ते हो, आप, ठीक है, आप चलते हो, तो ये आपकी सारी मोशन है। देखो अर्थ भी आपकी घूम रही है, ठीक है, खुद की एक्सिस पे, और सन के अबाउट भी वो रिवॉल्व कर रही है, तो वो भी एक मोशन है। हम जब भी सोते हैं, ठीक है, तो एयर ब्रीदिंग करते हैं ना हम, ठीक है, तो लंग्स के अंदर एयर आपकी ट्रांसफ़र होती है, अंदर जाएगी बाहर निकलेगी, मतलब एयर का वहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। मतलब मैं बोल सकता हूँ एयर वहाँ पे मोशन में, ठीक है। ब्लड की फ़्लो चालू रहती है, तो वो ब्लड की भी कोई मोशन में। आपको पता है ऑटोमोबाइल है, प्लेन से, ठीक है, तो एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाते हैं, तो ये सारे ऑब्जेक्ट आपकी कौन सी है, मोशन में, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट जो विथ टाइम पीरियड अपनी पोजीशन चेंज करेगा, उसको आप बोलोगे कि वो मोशन के अंदर है। क्लियर इतना, चलो क्लियर। फिर देखो मैकेनिक्स के बारे में हमें स्टडी करना है, तो यहाँ पे मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स आपकी फिजिक्स की एक ब्रांच है दैट डील्स विद कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपको कोई रेस्ट ऑब्जेक्ट को स्टडी करना है, या तो कोई मोशन वाली ऑब्जेक्ट को आपको स्टडी करनी है, तो उनका जो भी ब्रांच के अंदर स्टडी होगा, वो ब्रांच को आप क्या बोलोगे, मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स फिजिक्स की एक सब ब्रांच है। समझ में आ कि नहीं, क्लियर, कि मोशन के रिलेटेड, ठीक है, फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, कि कितना फोर्स देने से। यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि मानो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मैं कंसिडर करूँ, ये यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करूँ, यहाँ से आप फोर्स एक्सर्ट करोगे, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन एफ इज इक्वल टू एम है, इनके अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन डेवलप होगा। वो एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन चेंज करने से एक्सेलरेशन क्या चेंज होगा कि नहीं, इनकी वेलोसिटी में कितना वेरिएशन आएगा, ठीक है, क्लियर। कितना फोर्स देने से कितना डिस्प्लेस्ड करता है, कितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये सारी जो ऑब्जेक्ट की मोशन के रिलेटेड स्टडी है, तो वो सब कहाँ पे कवर अप होगी, मैकेनिक्स के अंदर। मैकेनिक्स की ना मेन थ्री सब ब्रांचेस हैं वहाँ पे, ठीक है। देयर आर थ्री ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। फर्स्ट इज स्टैटिक्स, सेकेंड इज काइनेमेटिक्स, एंड थर्ड इज
डायनामिक्स। तो ये 3 मैकेनिक्स की आपकी सब ब्रांच है, तो उनको भी डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। चलो, फर्स्ट, स्टैटिक्स। इट इज ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स that deals with the study of a object at a rest or in equilibrium even when they are under action of several forces। यहाँ पे वही ऑब्जेक्ट को स्टडी करना है जिसकी वेलोसिटी जीरो हो, जिसकी स्पीड जीरो हो, मतलब जिसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, मतलब ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट पे होगा। तो ठीक है, ओनली स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट अ रेस्ट। अब देखो अलग अलग कंडीशन वहाँ पे बनेगी कि नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो अलग अलग कंडीशन क्या होगी कि एक तो ऑब्जेक्ट कब रेस्ट पे होगा, तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर नेट फोर्स ही आपकी जीरो हो, मतलब टोटल मानो कि कोई फोर्स से एग्जर्ट ना करे, तो इनकी कोई मूवमेंट नहीं होगी, ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट पे होगा। ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उनका वेट एक्ट होगा। अगर मानो कि इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई यहाँ से 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइड करे इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ से भी आपको कितना अप्लाइड करना पड़े, 10 न्यूटन इन राइटवर्ड डायरेक्शन, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन बन गई। और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्स होगी, नेट फोर्स जीरो, क्योंकि ये राइटवर्ड डायरेक्शन में और ये लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में 10 सेम अमाउंट ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेगी, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे एक दूसरे को फोर्सेस कैंसिल आउट करेगी, तो फिर से इनके ऊपर नेट फोर्स आपका क्या बन जाएगा, जीरो। तो फिर से आपकी ऑब्जेक्ट कौन से स्टेट में रहेगी, रेस्ट वाले स्टेट में। समझ में आ कि नहीं। तो ये जो ऑब्जेक्ट का आप स्टडी करोगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, तो उनका जो स्टडी है वो कौन सी ब्रांच के अंदर होगा, स्टैटिक्स के अंदर। क्लियर, ये कहाँ पे होगा, स्टैटिक्स के अंदर। चलो, स्टडी इनके अंदर आप क्या करोगे कि कितना वेट एक्ट होगा, अगर इनको मूवमेंट में लेके आना है तो आपको कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, तो ये सारी स्टडी आप वहाँ पे करोगे। क्लियर, कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा ये ऑन द फ्लोर, कितनी इनकी मूवमेंट करने के लिए आपको फोर्स रिक्वायर्ड होगी। क्लियर, कितना इनका फ्रिक्शनल फोर्स है, तो ये सारा यहाँ पे स्टडी करोगे आप। चलो फिर नेक्स्ट, सेकेंड, काइनेमेटिक्स। इट इज ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। अगर मैं बोलूँ कि कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है, राइटवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, कोई भी, तो खाली उनकी मोशन को आप स्टडी करो। ठीक है, कितने फोर्स देने से वो वेलोसिटी गेन करता है, कितना एक्सेलरेशन, कितने फोर्स से चेंज होता है, वो आपको स्टडी नहीं करना। आपको खाली उनकी मोशन के ऊपर फोकस करना है, किसकी वजह से वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, वो नहीं। मतलब देखो कि अगर मैं आपको बोलूँ कि लाइक यहाँ पे अगर मैं आपकी ऑब्जेक्ट कंसिडर करूँ, इनके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स देने से इनका कोई एक्सेलरेशन होगा, अगर ये 1 kg कंसिडर करूँ तो F/m। ठीक है, तो कितना फोर्स चेंज करने से कितना एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, वो आपको नहीं देखना। आपको खाली इनके एक्सेलरेशन के ऊपर फोकस करना है, इनकी मोशन के ऊपर फोकस करना है कि कितने डिस्टेंस के बाद वो, कितने टाइम के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। ठीक है, तो ये इनकी मोशन का स्टडी है। ठीक है, तो खाली जब मोशन के ऊपर आप फोकस करोगे तो वो कौन से ब्रांच के अंदर होगा, काइनेमेटिक्स के अंदर। क्लियर, विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, क्लियर। तो ओनली स्टडी ऑब्जेक्ट्स मोशन, नॉट इट्स कॉज। खाली उनकी मोशन को हम स्टडी करते हैं, उनके कॉज को स्टडी नहीं करते। फिर देखो नेक्स्ट ब्रांच कौन सी, डायनामिक्स। तो डायनामिक्स के अंदर हमें दोनों स्टडी करना है, कॉज ऑफ मोशन को भी स्टडी करना है और मोशन को भी स्टडी करना है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कॉज ऑफ देयर मोशन। मतलब जैसे अभी फोर्स को इग्नोर किया था, फ्रिक्शन को वहाँ पे मैं इग्नोर करूँ, लेकिन अगर दोनों में कंसिडर करूँ कितना फोर्स देना पड़ता है एक्सेलरेशन के लिए, कितना एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है, फोर्स चेंज करने से कितना एक्सेलरेशन चेंज होगा, कितनी वेलोसिटी उनकी चेंज होगी, तो ये सब का जो स्टडी होगा वो कहाँ पे होगा, डायनामिक्स के अंदर। ठीक है, मतलब कॉज ऑफ मोशन प्लस मोशन को आपको स्टडी करना है, दैट इज कवर्ड इन दी डायनामिक्स। ठीक है, क्लियर, इनको डायनामिक्स बोल दो। तो ये डायनामिक्स के अंदर स्टडी होगा, स्टडी ऑफ मोशन प्लस इट्स कॉज। क्लियर, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक है अपना पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट,
तो यहाँ पे मैं पहले यहाँ से समझाता हूँ, फिर मैं मेरी लैंग्वेज में लेके जाता हूँ। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट देखो, इफ़ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स ऑन साइज, मतलब ऑब्जेक्ट साइज, इन अ रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब रीजनेबल टाइम के अंदर, देन द ऑब्जेक्ट में बी रिगार्डेड और ट्रीटेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर? कि मतलब कि जब ऑब्जेक्ट अपनी साइज़ की कंपैरिजन में जब ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर, तो आपकी जो ऑब्जेक्ट होगी उनको आप क्या बोलोगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर? समझ में आ कि नहीं? चलो फिर यहाँ पे देखो, उनका एक एग्जांपल दिया है कि अर्थ कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट स्टडिंग इट्स मोशन अराउंड द सन। तो आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मोशन इज़ वेरी लार्ज कंपेयर टू द साइज ऑफ अर्थ। तो अर्थ को आप क्या कंसिडर कर लोगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर? अ ट्रेन अंडर द जर्नी ऑफ सेवरल 1000 किलोमीटर्स कैन बी रिगार्डेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ट्रेन की लेंथ में कंसिडर करूँ, चलो 800 मीटर अप टू 700 to 800 मीटर, तो अगर वो 7000 किलोमीटर की जर्नी करती है, ठीक है, तो वो 7000 किलोमीटर के कंपेरिजन में आपका 7000 मीटर क्या होगा? काफ़ी स्मॉल होगा। तो वहाँ पे आप ट्रेन को क्या ट्रीट करोगे? एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपने डेफिनेशन के अंदर बोला कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स ऑन साइज। ठीक है, तो ट्रेन की साइज 700 मीटर और ट्रेन ने जो डिस्टेंस चेंज किया, जो डिस्टेंस कवर अप किया, जो पोजीशन बदली, वो 7000 किलोमीटर। तो ट्रेन को आप क्या ट्रीट करोगे? एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखो मेरे पास ए में आपको अलग से समझाता हूँ। तो मैं ऐसे समझाऊंगा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखो, जब भी कोई ऑब्जर्वर होगा वो ऑब्जेक्ट को देखेगा ना, ठीक है, तो व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट is very large compared to dimension, size of object or observer, in this condition or in this type of situation, object is treated as point object, clear? ओके, समझ में आना कि जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और यू कैन से ऑब्जर्वर, तो आपकी जो ऑब्जेक्ट होगी उनको आप क्या बोलोगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। यस और नो? समझ में आ कि नहीं सबको? क्लियर? चलो मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आप देखो, आप मानो कि 5th फ्लोर से ना आपके फ्लैट के नीचे आप देखते हो, तो गाड़ी यहाँ पे देखो ऐसे मिलेगी कि नहीं? मानो कि सारी व्हीकल आपकी एक ही लाइन में लगा के रखी है, क्लियर? ऐसे। लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो आपको इनका जो साइज़ होगा ना वो आपको कम दिखता जाता है, स्मॉल दिखेगा। जैसे आप एयरप्लेन के अंदर बैठे हो और ऊपर से देखते हो, ठीक है, तो आपको जो खेत होती है वो कितनी स्मॉल दिखती है। तो वैसे ही जितना डिस्टेंस आपका ऊपर ज़्यादा बनेगा उतना ये ऑब्जेक्ट का साइज़ आपको स्मॉल दिखेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर इज़ इंक्रीज, तो आपकी इनको साइज़ कम दिखती है। तो वो टाइम पे आप इनको क्या बोलोगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर? व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट इज़ वेरी लार्ज। अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाके देखो और एक गाड़ी की लेंथ है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर है गाड़ी की लेंथ, ठीक है, कार की लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर, और आप 1 किलोमीटर ऊपर जाके देखो तो इनका साइज़ तो स्मॉल दिखेगा ना। क्लियर? कंपेयर टू 1 किलोमीटर ये डायमेंशन काफ़ी कम है। तो वो टाइम पे इनको आप क्या ट्रीट करोगे? एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। यस और नो? चलो फिर नेक्स्ट आपकी टाइप्स ऑफ मोशन है, ठीक है। हमें यहाँ पे मोशन स्टडी करना है, लेकिन देखो अभी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट नहीं हुआ, उनका थोड़ा बेसिक रिलेटेड है, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है, सर्कुलर मोशन है, रोटेटरी मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन। तो ये सारे मोशन को आपको विथ डेफिनेशन स्टडी करना है और उनके एग्जांपल्स भी देने आपको। क्लियर? और हाँ मैं बोल दूँ, ऑसिलेशन मोशन आप स्टडी करोगे, सर्कुलर रोटरी मोशन भी आप स्टडी करोगे, ये दोनों मोशन भी स्टडी करोगे। एक क्लास 11th के फिजिक्स के अंदर ही हमें सब स्टडी करना है। ओके,
तो इनको ध्यान से समझ लेना, तो आपको आगे जाके ईजी हो जाएगा। चलो फर्स्ट मोशन लेते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। तो देखो इनकी डेफिनेशन, मोशन इन विच ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी मूव्स थ्रू द सेम डिस्टेंस, इनको ध्यान से बोलना, सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, और इनके टाइप्स भी बोले आपको, रेक्टिलिनियर मोशन एंड एक कौन सी आपकी कर्विलिनियर मोशन। देखो पहले इनकी डेफिनेशन को समझो, क्लियर। अगर ये जो आपकी ट्रांसलेटरी मोशन है ना, वो आपको कहाँ पे मिलेगी, रिजिड ऑब्जेक्ट के अंदर। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे एक आपकी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट आपके नंबर ऑफ पार्टिकल से बनती है, ये 1 ये 2 यहाँ पे 3 और ये 4। ठीक है, चलो आफ्टर सम टाइम आपने क्या देखा कि ये ऑब्जेक्ट आपकी कहाँ पे आ गई, ये वाले पोजीशन पे। तो ये पार्टिकल 1, ये 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। अगर मैं इनका साइज़ देखूँ ना, तो ये देखो यहाँ से ये 1 पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, और ये 4th एंड 3rd का होगा कि नहीं। तो यहाँ पे आपकी जो सिस्टम के अंदर यहाँ पे बोला, इन विच ऑल द पार्टिकल्स ऑफ बॉडी मूव थ्रू द सेम डिस्टेंस। ये देखो ये आगे है तो यहाँ पे इतना आगे रहेगा, ये पीछे तो उतने से पीछे रहेगा। तो मानो कि ये 10 मीटर होगा ना, तो ये भी कितना होगा, 10 मीटर। अगर ये 1 सेकेंड में यहाँ पे जाएगा तो ये भी 1 सेकेंड में जाएगा। तो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करती है हर एक पार्टिकल। अगर यहाँ पे कोई मैं 5th पार्टिकल कंसिडर करूँ तो वो यहाँ पे सेंटर में रहेगा रिजिड ऑब्जेक्ट के लिए, तो ये भी कितना होगा, 10 मीटर। समझ में आ कि नहीं, मतलब सिस्टम या तो ऑब्जेक्ट के हर एक पार्टिकल सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, तो वो जो मोशन होगी वो आपकी कौन सी मोशन होगी, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, उनके अंदर 2 मोशन है आपकी, क्लियर। तो कार और बस मूविंग ऑन दी रोड के ऊपर जो कार बस जाती है, ठीक है, डॉग जो चल के जा रहे हैं वो, तो ये कौन सी मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन। हाँ, रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन होनी चाहिए। ठीक है, कि जब भी आपकी कार टर्न लेगी तो वो कर्व कर रही है, कर्विलिनियर मोशन बनेगी। ठीक है, बॉल जब आप थ्रो करते हो, ठीक है, कोई एंगल से, मतलब कि बाउंड्री पे जो फील्डर हो वो अपने हाथ में जो भी गेंद है उनको विकेट के पर तक थ्रो करे, तो वो कर्विलिनियर मोशन है। ठीक है, स्नेक भी कैसे जाती है, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी जाती है ना, तो उनकी मोशन भी कौन सी होगी, कर्विलिनियर मोशन। ठीक है, इट इज़ पार्ट ऑफ अ ट्रांसलेटरी मोशन। फिर देखो यहाँ पे ये रहा भाई साहब, रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सी मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। तो देखो रेक्टिलिनियर मोशन कौन है, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन यहाँ पे याद रखो कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा उनकी जो मोशन होगी वो खाली आपकी कौन से डायरेक्शन में होगी, स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन में, ऐसे जिग जैग नहीं जाएगा। तो मोशन इन विच पार्टिकल और अ पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर आपकी व्हीकल ऐसे टर्न करके जा रही है, क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो वो आपकी रेक्टिलिनियर मोशन नहीं होगी। अगर मैं बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में सीधा थ्रो करो ग्राउंड से 90 डिग्री, तो वो सीधा जाएगा, सीधा नीचे आएगा। तो ये कौन सी मोशन होगी आपकी, रेक्टिलिनियर मोशन। अगर आप आपकी फ्लैट की लिफ्ट के अंदर एलिवेटर के अंदर से अंदर खड़े रह के ऊपर जाते हो, तो ये जो एलिवेटर की मोशन है रेफरेंस टू बिल्डिंग, वो कौन सी मोशन होगी आपकी, रेक्टिलिनियर मोशन। समझ में आ कि नहीं। ऊपर मानो कि कोई हाइट से कोई ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करो तो वो हमेशा कौन सी मोशन करेगा, रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर। तो ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल है रेक्टिलिनियर मोशन के। ठीक है, आगे जाके इनको और डिटेल में स्टडी करके इनके बेसिस पे हमें एग्जाम्पल्स भी कैलकुलेट करने। ठीक है, एग्जाम्पल्स कैलकुलेट करेंगे, नंबरिकल्स वहाँ पे। चलो फिर नेक्स्ट, सर्कुलर मोशन। तो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल और रोटेशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है, कि अबाउट द सर्कमफरेंस जो मूवमेंट हो उनको आप क्या बोलते हो, सर्कुलर मोशन। जैसे कि सैटेलाइट अर्थ के अबाउट एक पर्टिकुलर रेडियस से घूमेगी। लाइक मैं अगर बोलूँ कि ये देखो ये आपकी अर्थ है, यहाँ पे आपकी क्या होगी, अर्थ, और सैटेलाइट ऐसे घूमता है ना उनके अबाउट, तो एक पर्टिकुलर रेडियस से एक रेडियस निकाल के इनका सर्कमफरेंस बनेगा कि नहीं। तो ये कौन सी मोशन होगी आपकी, सर्कुलर मोशन। ठीक है, अगर मैं फ़ैन की बात करूँ, देखो तो सीलिंग फैन आपके ऐसे होती है ना,
देखो ऐसे, और ये जब आपकी घूमेगी तो अगर मैं आपको बोलूँ कि मानो कि ये ब्लेड के ऊपर ना यहाँ पे आपने कोई एक वाइट कलर की स्टिकर लगा दी, वाइट कलर की स्टिकर ए वाले पॉइंट पे लगाई, तो फैन जब स्टार्ट करोगे तो वो ऐसे घूमेगी, ठीक है, वाइट कलर की स्टिकर ये ब्लेड के साथ, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट की कौन सी मोशन होगी, सर्कुलर मोशन। और ये देखो पूरे फैन की इनके एक्सेस के अबाउट होती है रोटेटरी मोशन। क्लियर। अब यहाँ पे कोई ऐसे काफ़ी लोग करते हैं ना कि यहाँ पे वाइट पेपर चिपका देंगे, फिर फैन चालू करो तो पेपर ऐसे ऐसे घूमेगी, तो वो पेपर की मोशन कौन सी होगी, सर्कुलर मोशन होगी, और फैन की मोशन कौन सी मोशन होगी, रोटेटरी मोशन होगी। क्लियर। फिर देखो कि स्टोन को आप थ्रेड के साथ बांधो और उनको घुमाओ, तो स्टोन की मोशन कौन सी होगी, वहाँ पे सर्कुलर मोशन होगी। फिर सर्कुलर राइड भी आपने देखी है कि नहीं, ठीक है, कि मेन रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, तो ये सारी मोशन कौन सी होगी, सर्कुलर मोशन। फिर देखो नेक्स्ट कौन है, रोटेटरी मोशन। कौन से मोशन है आपकी, रोटेटरी मोशन। तो स्पिनिंग मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। जैसे मैंने यहाँ पे बोला आपको कि ये फैन अपनी एक्सिस के अबाउट पूरा फैन घूमेगा ना, तो इनकी रोटेटरी मोशन है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप बाइसिकल को आप स्टैंड पे लगा दो, बाइसिकल को स्टैंड पे लगाओ और फिर उनकी जो पिछली व्हील है ना उनको घुमा के छोड़ो, तो वो व्हील की जो मोशन होगी, व्हील की जो मोशन होगी अबाउट द एक्सिस होगी कि नहीं, तो वो व्हील की अबाउट द एक्सिस जो मोशन होगी वो कौन सी मोशन होगी, रोटेटरी मोशन होगी। क्लियर। और रोटेटरी मोशन में याद रखो कि आपकी बॉडी का हर एक पार्टिकल को अगर मैं इंडिविजुअली चेक करूँ तो वो हर एक पार्टिकल अपनी एक सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है। चलो, तो मोशन ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस, अर्थ रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस, देखो अर्थ भी अपनी एक्सिस पे खुद घूम रही है, ठीक है। स्पिनिंग नॉर्म है, टर्बाइन दिया आपको, तो ये सारी जो मोशन है आपकी रोटेटरी मोशन है अबाउट दी फिक्स्ड एक्सिस है, तो उनको आप क्या बोलोगे, रोटेटरी मोशन। क्लियर, यस और नो, है ना, सबको क्लियर, समझ में आ रहा है ना सबको। चलो फिर नेक्स्ट, ऑसिलेटरी मोशन। इट इज़ डिफाइंड एज द टू एंड फ्रो, आगे पीछे, ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, कि मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में जो भी मूवमेंट होती है उनको आप बोलते हो रोटेटरी मोशन। तो यहाँ पे देखो आपको बोला है सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, आपकी गिटार की जो स्ट्रिंग होती है उनका वाइब्रेशन होता है, ठीक है, तो उनकी जो मोशन है वो कौन सी मोशन है, आपकी ऑसिलेटरी मोशन है। यहाँ पे देखो मैं आपको समझाता हूँ कि मानो कि एक यहाँ पे रिजिड सपोर्ट मैं कंसीडर करूँ और यहाँ पे ना आपकी ये फिक्स्ड ग्राउंड है, यहाँ पे रिजिड सपोर्ट मतलब ये भी ग्राउंड है, और यहाँ पे मैंने एक स्प्रिंग के साथ ना एक मास को फिक्स्ड कर दिया। अभी ये मास को राइटवर्ड डायरेक्शन में लेके ना मैं छोड़ देता हूँ, तो ये मास अपनी जगह पे ऐसे ऐसे करेगा, टू एंड फ्रो, तो ये इनकी जो मोशन होगी ना टू एंड फ्रो वाली मोशन, वो कौन सी मोशन होगी, ऑसिलेटरी मोशन। अगर देखो सेम एग्जांपल यहाँ पे स्प्रिंग के साथ कोई ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे फिक्स्ड किया, ऑब्जेक्ट को नीचे खींच के इनको छोड़ दो, तो आप क्या देखोगे वहाँ पे कि ये अप डाउन ऐसे करेगा कि नहीं, ठीक है, तो ये इनकी जो अप डाउन वाली मोशन होगी वो कौन सी मोशन होगी, ऑसिलेटरी मोशन होगी। क्योंकि ये किसके अबाउट होगी, देखो ये किसके अबाउट होगी, दिस विल अबाउट टू इट्स मेन पोजीशन, तो ये इनकी मेन पोजीशन के अबाउट हो रही है मूवमेंट, अप डाउन, यहाँ पे टू एंड फ्रो हो रही है, टू एंड फ्रो, तो ये जो मोशन है वो कौन सी मोशन होगी, आपकी ऑसिलेटरी मोशन। ओके, आई होप सबको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, ठीक है। और अगर किसी को भी डाउट हो तो आप कमेंट के अंदर आप मुझे बताइए, मैं 110% आपको आंसर वहाँ पर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे थर्ड यूनिट को लेके जाएंगे, तो वीडियो जब भी देखो तो आप पूरा देखो और इनको लाइक भी कर दो, और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, और आपको लगे अगर कोई सजेशन देना तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप सजेशन भी दे सकते हो, ठीक है, फॉर द फर्दर इम्प्रूवमेंट। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।